वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे हैं पार्ट 3 परीक्षा। हमने पहले यहाँ तक देखा कि कैसे देवगढ़ रियासत के दीवान पद के जो व्यक्ति हैं सुजान सिंह, वो निवृत्त होना चाहते हैं अपने पद से, पर राजा नहीं चाहते वो निवृत्त हो इतने सूझबूझ वाले कार्यकुशल व्यक्ति को। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ मतलब बहुत कुछ भूलने लगा हूँ, काम में कोई गलती हो जाएगी तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए फिर राजा कहते हैं कि एक काम करो, आप अपने जैसा एक अच्छा योग्य उम्मीदवार इस पद पे नियुक्त करके फिर इस पद से निवृत्त हो। ये जिम्मेदारी राजा ने सुजान सिंह पर ही सौंपी, उसी दीवान व्यक्ति को सौंपी। तो जिसके लिए फिर वो उम्मीदवारों के चयन के लिए एक प्रतियोगिता रखवाते हैं कि 1 महीने तक आकर देवगढ़ रियासत में रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके रहन सहन आचार विचार पर को देखा जाएगा, परखा जाएगा। विद्या कम होगी तो चलेगा, स्नातक नहीं रहे तो भी चलेगा, शरीर से हष्टपुष्ट हों, रोगी और बीमार लोग यहाँ तक आने का कष्ट ना करें, ऐसा विज्ञापन छपता है। और ये विज्ञापन सब तरफ हलचल मचा देता है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन में बातें ही ऐसी हैं। लोग योग्यता की बात करते हैं तो डिग्रियों की और जितने सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसी का आधार बना लेते हैं। आज तो यही परिस्थिति है आज। तो उस समय भी ऐसा था कि बहुत सारे स्नातक थे, तो वो सोचे कि अरे क्यों हम स्नातक की डिग्री लेकर बैठे हैं, हमारी योग्यता विद्या, और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमारे गुण हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के देवगढ़ में आ गए। अब उनकी परीक्षा का समय चल रहा है, ये 1 महीने वहाँ उनको रखा जाएगा। लोग जानते हैं उम्मीदवार कि उनको उनकी समाज, उनका जीवन शैली, उनके तौर तरीकों को परखा जा रहा है, इसलिए सब कुछ दिखावे में लगे हुए हैं लोग, बहुत सारे, ज़्यादा से ज़्यादा। जो सच्चे हैं ऐसे कुछ होंगे उसमें से, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे दिखावे में लगे हुए हैं। जो अपने घरों पे कभी सुबह सूरज निकलने के बाद भी 9-10 बजे तक भी नहीं उठते थे, वो बड़े तड़के सवेरे उठ के बगीचे में टहल रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं। जो पूजा पाठ नहीं करते थे, नास्तिक थे, हक्सले के उपासक थे, कि जो सिर्फ नास्तिकता की बातें किया करते थे और ईश्वर को मान्य करने को तैयार नहीं थे कि सृष्टि का कोई रचयिता भी है या कोई तीसरी शक्ति भी है। तो वो अभी इतने बड़े पुजारी बने हुए हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूँ ईश्वर का, कि मंदिर के पुजारी अगर उनको देख लें तो उनको लगेगा कि मुझे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इतना बड़ा पुजारी ये आ गया है। जो लोग अपने घरों में नौकरों से ढंग से बात नहीं करते थे, वो नौकरों से यहाँ हुजूर और जनाब के सिवा बात नहीं करते हैं, आपके सिवा बात नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि कितना सब दिखावा चल रहा है, ढोंग आडंबर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो सुजान सिंह हैं वो इन्हीं बगलों में कहाँ हंस छिपा हुआ है उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या है मतलब कहानी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग तौर तरीक़ों के लोग हैं। तो उसमें कुछ खिलाड़ी प्रवृत्ति के भी जो खेल खेलते हैं, अच्छा जैसे अब हॉकी के खिलाड़ी हैं कुछ, तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि क्यों ना हॉकी का एक खेल हो जाए, प्रतियोगिता हो जाए। तो 2 दल बन गए और प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया, मतलब जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हॉकी के, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हॉकी का खेल हो जाए। ये भी तो एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। मतलब हम इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ये देखकर भी हमारा चयन हो सकता है इस पद के लिए। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। अप्रेंटिस की तरह मतलब नया नया जो अप्रेंटिस सहायक मिलता है कहीं भी किसी स्थान पे, तो वो खासकर सरकारी ऑफिसों में एक जगह से दूसरे जगह वो नया नया काम सीख रहा होता है, तो उसको बड़ा भगाया दौड़ाया जाता है कि यहाँ से ये लाओ, वहाँ वो फाइल। तो जो भी है, अप्रेंटिस की तरह गेंद ठोकरें खाने लगी, मतलब कभी इस पाले में कभी उस पाले में। उस पाले वाले कोशिश कर रहे थे कि इस पाले में लेकर
गोल कर दें और इस पाले वाले कोशिश कर रहे हैं, इस दल वाले कोशिश कर रहे हैं कि उस गोल में ले जाकर गोल बना दें। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। निराला मतलब एकदम नया, नवीन था। वहाँ के लोग इस खेल से अनजान है कहने का अर्थ है। पढ़े लिखे भले मानुस तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। मतलब ये भी एक तरह से व्यंग है प्रेमचंद जी का वहाँ के लोगों पर, इसलिए कि खेल, ऐसे खेल को खेल नहीं मानते थे वो लोग, वहाँ के लोग, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं जो बुद्धि से तेज लोग हैं, वो तो कहते थे कि दौड़ भाग वाले खेल बच्चों के खेल हैं। वो तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे उनके लिए। इसलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ पर ये व्यंग किया है कि इस खेल को वो लोग तो, मतलब वो तो गंभीर लोग हैं भाई, बड़े विद्वान लोग हैं, वो तो ताश, पत्ते खेलना और तुम्हारा शतरंज खेलना, इसी को मतलब बुद्धिमानी का खेल मानते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग, अब यहाँ नया है देवगढ़ रियासत में खेल, तो बहुत सारी जो भी वहाँ पर लोग जमा हुए हैं देखने के लिए, बड़े उत्साह से खेल देख रहे हैं लोग और बड़े उत्साह से खेल चल भी रहा है। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। अब एक तरफ से एक दल ऐसे लेकर दौड़ता था गेंद को कि मानो ऐसे लहर, समुद्र की लहरें कैसे उठकर चली जाती हैं, ऐसे लोग एक साथ भागते हैं, सब सपोर्ट करने के लिए भागते हैं, लेफ्टी राइटी जो भी उसमें मिडल में, और सब लोग मिलकर कि ये किसी तरह से उस पाले में चली जाए गेंद और गोल हो जाए दूसरी तरफ से। लेकिन उसको ऐसे रोकते थे दूसरे दल के लोग मानो लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए हों, और जब लोहे की दीवार बनकर खड़े हो जाते थे तो ये लोग भी उसको पार करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से खेल बड़ा मनोरंजक चल रहा था, बड़े उत्साह से जारी था खेल। संध्या तक यह धूमधाम रही, शाम तक लोग इसको देखते रहे, फिर अपने अपने घरों को चले गए। ये लोग खिलाड़ी जो थे, लोग पसीने में तर हो गए, खून की गर्मी और आँख से चेहरे खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। एक किसान दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले के पास आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती थी, और चढ़ती भी थी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था, वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम तक न था, उनमें स्वार्थ था, मद था, मत्सर था, उदासीनता थी, पर वात्सल्य का नाम भी न था। अब ये खेल खत्म हो चुका था, शाम हो रही थी, अंधेरा होता खेल खत्म होने को आ गया था। कोई निर्णय नहीं हो सका हार जीत का। दोनों भी दल मजबूत दल थे, ना इन्होंने गोल करने दिया ना उन्होंने गोल करने दिया, इसीलिए कोई हारा जीता नहीं। इसलिए अब अंधेरा हो रहा है, इसलिए खिलाड़ी लोग भी वहाँ से धीरे धीरे चल निकले। जहाँ ये खेल चल रहा था जिस मैदान में, उससे थोड़ा दूर हटकर एक नाला था। नाला ऐसा था कि उस पर कोई पुल नहीं था जाने आने के लिए ग्रामीणों के लिए। नाले में उतर कर ही किसी को भी पुल पार करना पड़ता था। और एक किसान अपनी अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले के पास आया, और वो उस नाले को पार करना चाहता था किसान। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर उस नाले से मतलब उसकी जो नीचाई है उसमें उतरा और बैलों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, तो वो बैल उसकी अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर चढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि नीचे था, गड्ढा था, पुल तो था नहीं, और अनाज मतलब गाड़ी भरी हुई थी पूरी अनाज से। बैल भी कमज़ोर थे, संध्या हो गई थी। तो बड़े देर से किसान कोशिश कर रहा था, बैलों को ललकारता था, बैलों को मारता था कि निकल जाए गाड़ी लेकर, खींचे गाड़ी को, लेकिन वो कुछ गाड़ी को निकाल नहीं पा रहा था। कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलने की कोशिश करता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती थी, और चढ़ती भी थी तो कुछ दूर खिसक कर फिर नीचे आ जाती थी। गाड़ी उभरने का नाम न लेती, झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन उसको
कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था, कहीं कोई सहायक नज़र नहीं आ रहा था। किसान इधर उधर ताक रहा था कि कोई आए और उसकी मदद कर दे। और ऐसे में वो बैलों को और भरी हुई अनाज की गाड़ी, बैलगाड़ी को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए झूमते हुए उधर से निकले। लेकिन अब वो खिलाड़ी वहाँ से जो खेल खेलकर निकले हैं हॉकी का, वो वहाँ से जा तो रहे हैं, उन्होंने उस किसान को देखा भी, लेकिन मगर बंद आँखों से। देखो अब कितना सही प्रयोग किया है, शब्द का चयन कितना सुंदर है प्रेमचंद जी का। बंद आँखों से, बंद आँखों से मतलब देखकर भी अनदेखा करना। देखा तो उन्होंने, लेकिन उनको उससे कोई सरोकार नहीं है उस व्यक्ति से, कि इसीलिए लेखक ने आगे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, जिसको कि बड़ा करके बताते हैं कि उनके मन में क्या था, उनके मन में कैसा भाव था। बंद आंखें क्यों थी? उनमें मद था, मत्सर था, मतलब द्वेष था, घमंड था, लेकिन वात्सल्य का नाम नहीं था। किसी को मुसीबत में देखकर वो लोग पसीजे नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने देखा तो, लेकिन बंद आंखों से देखा, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंखों से देखकर भी उसकी दयनीय स्थिति को नहीं समझ रहे हैं किसान की, कि उसको मुसीबत में है और आवश्यकता है। दो चार खिलाड़ी मिलकर भी मदद कर देते, या एक कोई भी खिलाड़ी आ जाता मदद कर देता, तो गाड़ी तो ऐसे ही पार हो जाती। पर उनमें वो भाव नहीं था, उनकी आंखों में वात्सल्य का नाम नहीं था। और उन्होंने सोचा भी होगा कि क्या है, ये तो रोज का है, ग्रामीणों का काम, यहाँ से रोज गाड़ियाँ गुजरती होंगी, हम तो अभी आए यहाँ खेलने के लिए, तो हम क्या करें उसके लिए। ऐसा भाव लेकर जीने वाले लोग हैं इस संसार में, जो हमेशा हर कार्य के लिए इस तरह का कोई बात रखते हैं अपनी, कि हाँ ठीक है, हम क्या करें भाई, अच्छा मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो तब भी तो वो काम हो ही रहा था ना। जबकि यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है जीवन के लिए। मनुष्य की सोच ये होनी चाहिए कि ठीक है, मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं ही इस काम को और बढ़िया ढंग से कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा इस काम को और कोई कर ही नहीं पाएगा, मुझे ही करना चाहिए। यह भाव अगर हम में आ जाए, यह भाव अगर हम स्वीकृत कर लें खुद के भीतर, और इस तरह से जीवन को देखने का दृष्टिकोण बना लें और जिएं, उसको व्यवहार में लाएं, व्यवहारिकता में अपना लें, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। बहुत छोटी सी बात इस पे से बता देती हूँ आपको। एक व्यक्ति है बड़ा नास्तिक है, और एक उसका मित्र है बड़ा आस्तिक व्यक्ति है, दार्शनिक है। तो दोनों हमेशा दोनों का वाद विवाद चलता रहता है। तो एक दिन दोनों जा रहे हैं रास्ते से, तो एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को बहुत सारे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, पिपिया रहा है, और नाली में वो भाग रहा है इधर उधर। तो जो नास्तिक है वो मित्र कहता है कि अच्छा तुम्हारा ईश्वर है कहते हो, तो वो ईश्वर क्या कर रहा है? इस छोटे से कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। जो नास्तिक है वो कहता है दार्शनिक व्यक्ति को, जो आस्तिक है। तो दार्शनिक व्यक्ति देखता है कि अरे ऐसा हो रहा है, वो भी साथ में आ रहा है, दूर से ही देख रहा होता है, तो वो भागता है जल्दी से उस कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को बचाने के लिए, कि उस कुत्ते के पिल्ले को, बच्चे को बचाने के लिए, कि हाँ जो ईश्वर है उसने मुझे भेजा है यहाँ पर इस कुत्ते के पिल्ले को बचाने के लिए। मैं यहाँ अभी उपस्थित हूँ ना, मैं ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। तो इस तरह का दृष्टिकोण जब व्यक्ति अपना लेता है तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें सही और सहज हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी वो सारे खिलाड़ी वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई सरोकार नहीं है। उस किसान की बैलगाड़ी से भरी हुई, वो निकाल नहीं पा रहा है, वो परेशान है, इधर उधर ताक रहा है। उन्होंने उसको देखा तो, मगर बंद आंखों से देखा, मतलब अनदेखा किया उसको, देखकर भी अनजान बने रहे, देखकर भी उनको कोई विशेष उससे प्रयोजन नहीं है। उतने में उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला रहा था। वो आज भीड़ से हटके इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी खेलते वक्त। वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल के आ रहा है, लेकिन उसमें दया है, उसमें वो सहायता वाला भाव है। कैसे? वो क्या करता है, अकस्मात अचानक उसकी निगाह पड़ती है किसान पर, वह ठिठक गया, वो रुक जाता है कि अरे ये मुसीबत में है। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। वो समझ गया कि गाड़ी फंसी हुई है, निकाल नहीं पा रहा है। उसने हॉकी किनारे रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है,
डर कर बोला, हुजूर आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी नाले के ऊपर आ जाती है। एक व्यक्ति है उसमें से, उसको चोट भी लगी हुई है, लेकिन वो देखता है, अचानक उसकी नज़र पड़ जाती है, वो समझ जाता है पूरी बात और वो आकर मदद करने के लिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वहाँ आकर पूछता है उसको, तो किसान कहता है कि मैं आपको कैसे कहूँ, लेकिन वो कोट उतारकर हॉकी की स्टिक डंडा किनारे रखकर उसकी मदद के लिए बोलता है कि तुम बैलों को साधो बैठकर बैलगाड़ी पे, मैं पहियों को पीछे से ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी निकल जाएगी, नाले के ऊपर आ जाएगी। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी भी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। इस तरह उसने नीचे से पहिए को ढकेलना शुरू किया और किसान बैलगाड़ी में बैठकर बैलों को साधने लगा। लेकिन किसान वो वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है, वो खुद घुटनों तक धंस गया और वो बैलगाड़ी खींच नहीं पा रहे हैं बैल भी, और यह पूरा पहिए धंसता चला जा रहा है मतलब वहाँ कीचड़ में। लेकिन इसके बावजूद किसान ने ना हिम्मत छोड़ी, ना उस व्यक्ति ने हिम्मत छोड़ी। वो दोबारा से उसको निकालने का प्रयास करता है, फिर से जोर लगाता है, बैलों को किसान भी ललकारता है, बैलों को सहारा मिल जाता है, उनकी भी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। किसान कहता है कि आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, नहीं तो मुझे सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर पूछा, मुझे कुछ इनाम देते हो? तो इस पे किसान ने बड़े गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यहाँ सहज बोल देता है किसान, वो अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहा है उस व्यक्ति को कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो ये दीवानी आपको ही मिलेगी। लेकिन युवक यह बात सुनकर किसान की तरफ बड़े गौर से देखता है। उसको लगता है कि ये जाना पहचाना चेहरा है। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वो उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब किसान ने जिस तरह से गौर से देखा युवक की तरफ, युवक के मन में भी संदेह हो गया कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है, चेहरा मोहरा भी वही, आवाज़ भी मिलती जुलती है। तो वो भी समझ गए सुजान सिंह कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है युवक। तो उन्होंने भी कह दिया, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। मतलब जब बहुत गहरे पानी में जाते हैं समुद्र में, तभी सीप मिला करते हैं। बड़े नीचे गहरे में सीप वहाँ रहते हैं, जिसमें मोती बनता है। एक बूंद बारिश का पानी गिरकर मोती बनता है, तो वो बड़े नीचे गहरे में मिलता है। उसके लिए बहुत बार गोताखोरों को नीचे जाना पड़ता है। तो यहाँ इसीलिए कहा है सुजान सिंह ने कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अगर इसका आशय स्पष्ट कीजिए भी आपको प्रश्न आता है, तो उसका मतलब यही है कि बहुत प्रयास करने पे, बड़े प्रयत्न करने पे, कठोर परिश्रम करने पर ही हमेशा सफलता मिला करती है। तो जिस तरह से सुजान सिंह दीवान पद के उम्मीदवार के लिए खोज कर रहे हैं, उनका जो ये अभियान चला के रखा है उन्होंने कि 1 महीने तक लोग उम्मीदवार आकर रहेंगे और वो परखेंगे लोगों को, उनके आचार विचार और समझ को और जीवन के दृष्टिकोण को। वो ये कार्य के लिए ऐसे कोई भी परीक्षा ले सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। इसके आगे बचा हुआ लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं बच्चों। थैंक यू।